नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो काफी बेहतर चल रही होंगी। इन्हीं तैयारियों को और बेहतरीन बनाने के लिए आज मैं लेकर के आया हूं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में स्वतंत्र भारत की राजनीति विज्ञान का अध्याय 7 क्षेत्रीय आकांक्षाएं रीजनल एस्पिरेशंस। और आज है उसका बच्चों लेक्चर नंबर 6। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 6 है। तो सर जी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज कौन से टॉपिक पर विस्तार से विस्तृत में चर्चा होगी? आज कौन से टॉपिक की आप हमें जानकारी देने जा रहे हैं? तो आज हमारा टॉपिक है बच्चों पूर्वोत्तर, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट भी कहेंगे, और वहां पर स्वायत्तता की मांग जो है उसकी भी चर्चा हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो चलो क्या कहती है जनता, शुरू कर दिया जाए आज का लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। पूर्वोत्तर या नॉर्थ ईस्ट? पूर्वोत्तर या नॉर्थ ईस्ट का रीजन, ठीक है। अब अभी तक इस पूरे चैप्टर की कहानी में हमने क्षेत्र और राष्ट्र को समझा। उसके बाद जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, जिसमें कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा था, उसको हमने बड़े ही विस्तार से विस्तृत में हमने उसको समझा। उसके बाद पंजाब की कहानी पर भी बड़े ज़्यादा फोकस करते हुए हमने उस चीज़ को समझा। अब आज जो हमारा तीसरा जो मुद्दा है वो पूर्वोत्तर है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट है। और इसके बाद छोटे मोटे दो टॉपिक और रहेंगे, जैसे कि सिक्किम का विलय करवाना और एक गोवा की मुक्ति। ये दो का बात है वो और हम लोग करेंगे। इसके अलावा टॉपिक अभी भी बाकी है, जैसे हम द्रविड़ आंदोलन की भी बात करेंगे, ठीक है। हम जो लास्ट टॉपिक है समाह राष्ट्रीय अखंडता, उसकी भी बात करेंगे। परंतु एक जो रीजनल एस्पिरेशंस को लेकर के है वो दो ही टॉपिक रहेंगे, गोवा की मुक्ति और सिक्किम का विलय। उन पर भी हम आने वाले लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। परंतु आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं पूर्वोत्तर या नॉर्थ ईस्ट की। अब सबसे पहली बात तो ये जो नॉर्थ ईस्ट है, इसमें कौन कौन से स्टेट्स को, कौन कौन से राज्यों को हम लोग काउंट करते हैं, वो हमारे लिए समझना जरूरी है। तो यहाँ पर इस पूर्वोत्तर में, इस नॉर्थ ईस्ट में हम 7 स्टेट्स को काउंट करते हैं। कितने राज्यों को बच्चों? 7 स्टेट्स को। और इन 7 स्टेट्स को 7 सिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर कहा जाता है कि ये 7 बहनें हैं, ठीक है। इन 7 राज्यों को क्या कहा गया है? 7 बहनें कहा गया है, 7 सिस्टर्स कहा गया है। अब ये 7 सिस्टर्स कौन कौन सी हैं, पहले वो देख लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले जो नाम लोगे वो किसका लोगे? अरुणाचल प्रदेश का। सबसे पहले किसका नाम आएगा? अरुणाचल प्रदेश। फिर दूसरा नाम होगा असम का। तीसरा नाम है मेघालय। फोर्थ है त्रिपुरा। नेक्स्ट है मिजोरम। देन मणिपुर और फिर लास्ट नागालैंड। जब हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं, जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, तो हम इन 7 राज्यों की बात करते हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। अब एक बार इसका थोड़ा सा नक्शा भी देख लेते हैं। ये जैसे नक्शा आपकी किताब में दिया हुआ है, एनसीईआरटी किताब खोल करके बैठ जाइए। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया को हमने क्या कह रखा है? 7 सिस्टर्स कह रखा है, या ये हमारा पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है। नॉर्थ ईस्ट का एरिया भी ऐसे समझिएगा, देखिए दिशा ऐसे होती है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो अब यहां पर बिल्कुल नॉर्थ में भी नहीं है, बिल्कुल ईस्ट में भी नहीं, ये जो बीच का है इसको कहा गया है नॉर्थ ईस्ट। तो हमारे ये वाली जो लोकेशन है वो यहीं पर है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। अब बहुत सी बार क्या होता है कि हमें यहाँ के जो राज्य हैं उनका नाम याद करने में बड़ी समस्या होती है। देखो, समस्या तो हम बाद में समझेंगे कि पूर्वोत्तर में समस्या क्या है। सबसे पहले वहाँ की भौगोलिक कंडीशन तो हमें समझ में आनी चाहिए। कल को कोई आपसे यही पूछ ले कि पूर्वोत्तर में कौन कौन से राज्य हैं, और आपकी सिट्टी विट्टी गुल हो जाए, सर हमें तो पूर्वोत्तर के राज्य ही नहीं पता, याद तो थे सर पर भूल गए। तो अब आज वो 7 राज्य जो है वो आपको उनको भूलना नहीं पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक लिखवा देता हूं, जिस ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हो कि हाँ भैया, ये जो 7 राज्य हैं ये पूर्वोत्तर में आते हैं, इनको 7 सिस्टर कहा जाता है, 7 बहनें कहा जाता है। तो पहले मैं ट्रिक लिख देता हूं, फिर अपन उसको समझाएंगे। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो अपन इसको लिखते हैं अरुणा ने आशावादी होकर मेघा से ट्रिप मिजो के लिए
मनी मांगा पर उसने ना कर दिया। चलिए अब इसको समझते हैं। अरुणा ने आशावादी होकर मेघा से ट्रिप मिजोरम के लिए मनी मांगा पर उसने ना कर दिया। पहले तो इन शब्दों को समझो। आशावादी का मतलब क्या होता है? एक बड़ी उम्मीद से। तो अरुणा एक लड़की है, ठीक है, उसने बड़ी उम्मीद से मेघा से पैसा मांगा कि भाई मैं ट्रिप पे, मैं घूमने के लिए जा रही हूँ। कहाँ जाऊंगी? मिजोरम जाऊंगी, उसके लिए प्लीज मुझे मनी दे दे, पैसा दे दे। पर उसने मना कर दिया, ना कर दिया। अब इसका यहाँ पे क्या लिंक है? अरुणा ने, तो अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, आशावादी आसाम, आसाम तो आसाम आ गया, होकर मेघा से मेघालय, ट्रिप क्या? त्रिपुरा, त्रिपुरा। ट्रिप पे कहां जाएगी वो? मिजोरम जाएगी। और उसके लिए क्या मांगा? मनी मांगा, मणिपुर। पर उसने क्या कर दिया? ना कर दिया, नागालैंड। तो अरुणा ने आशावादी होकर मेघा से ट्रिप जो कि मिजोरम जाएगी उसके लिए मनी मांगा, परंतु उसने ना कर दिया। इस ट्रिक से, ये अपनी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, अपन ने खुद ने बना रखी है, तो इससे हम आसानी से इन 7 राज्यों का नाम याद कर सकते हैं। हमें बड़े लेवल पर जाने से पहले छोटा लेवल समझना जरूरी है। आप भविष्य में यूपीएससी के पेपर देंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो अब यूपीएससी की तैयारी समझ, जैसे इंटरव्यू में पूछ लिया भैया 7 सिस्टर्स कौन कौन सी है, अब आपको तो 7 सिस्टर्स का नाम ही नहीं पता है, तो नाम तो पता होना चाहिए। तो नाम आप ऐसे आराम से याद रख सकते हैं। अरुणा ने आशावादी होकर मेघा से ट्रिप मिजोरम के लिए मनी मांगा पर उसने ना कर दिया। अब मैप में कैसे है? तो मैप में आपको यूं चलना पड़ेगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। घड़ी यूं घूमती है पर आपको यूं घूमना है, ठीक है, यूं घूमना है। तो यूं अरुणा ने, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, उसके बाद अरुणा ने आशावादी होकर तो असम, उसके बाद फिर मेघालय, उसके बाद फिर त्रिपुरा, उसके बाद फिर मिजोरम, उसके बाद फिर मणिपुर, उसके बाद और फिर नागालैंड उसके बाद। तो 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4, 5, 6 और ये 7। सिक्किम इसमें काउंट नहीं होगा बेटा, सिक्किम पूर्वोत्तर में काउंट नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स में काउंट नहीं होगा। तो ये 7 राज्य है। इन 7 राज्यों की जो कहानी है वो अभी हमें इस लेक्चर में पढ़नी है या आने वाले लेक्चर में पढ़नी है। अभी जो पूर्वोत्तर राज्य है, इस पूर्वोत्तर राज्य में अगर आप भौगोलिक कंडीशंस देखते हैं, अगर आप ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देखेंगे बेटा, तो ये राज्य, मतलब ये 7 राज्य ऐसा लगता है कि बिल्कुल इंडिया से क्या है? अलग है। पहली बात तो इसमें अगर आप देखने लायक है वो ये है कि ये जो 7 राज्य है ये बिल्कुल लैंड लॉक्ड है, मतलब देशों से घिरे हुए हैं। इधर से बांग्लादेश आ जाता है, ठीक है, इधर से म्यांमार आ गया, इधर से चाइना, इधर से भूटान आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये पूरा क्या है? दूसरे देशों की बाउंड्री से घिरा हुआ है। हमारे से तो सिर्फ 22 किलोमीटर तक की बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो राज्य है इनमें ऑलरेडी क्या है, कहीं ना कहीं उनमें ऐसा फील आता है कि भैया हम तो क्या है, बिल्कुल इंडिया से अलग है, ज्योग्राफिकली हम तो बिल्कुल अलग है। तो ये बिल्कुल ज्योग्राफिकली क्या है, एक अलग सा नजर आता है। ओके, और इसलिए हमने देखा था 1962 में जब चाइना से युद्ध हुआ, तो चाइना अरुणाचल प्रदेश पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वो उनको ये लगता है कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश की जो संस्कृति है वो चाइना वालों से मैच करती है, ठीक है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह हिस्सा हमारा ही है और हमारा ही रहेगा। पर यहाँ के लोगों को कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि नहीं साहब, हम तो इंडिया से बिल्कुल अलग है। अलग होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहली बात तो देखिए, यहाँ पे ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस आप देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। दूसरी बात, अगर नेचर की देखें, आप सबको पता है, आपने ज्योग्राफी में एक चीज पढ़ी होगी, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। आप अगर कभी देखो क्रिकेट मैच देखते हो या फुटबॉल के मैच देखते हो जो विदेशों में होते हैं, तो उसमें ये लिखा हुआ रहता है IST 2 PM, मतलब भारत के समय के अनुसार 2 बजे दोपहर में मैच चालू होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब ये टाइम कैसे है बेटा? हमने क्या कर रखा है? टाइम जोन बना रखा है। क्या बना रखा है? टाइम जोन बना रखा है। टाइम जोन का मतलब होता है कि हम यूं, यहाँ पे जो टाइम होगा, अब आप भूगोल में पढ़ते होंगे अक्षांतर और देशांतर, ठीक है, कि भाई जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो पढ़ते हो, ठीक है, ये लेटीट्यूड होते हैं, ये लॉन्गिट्यूड होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। अक्षांश और देशांत, ये चीजें आपने पढ़ी होंगी। अब उन अक्षांश और देशांत के अनुसार हमने क्या है, हमारा टाइम बना रखा है। ये ज्योग्राफी में 9th में पढ़ते हो और 11th 12th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हमारे यूपी में मिर्जापुर से जो टाइम निकल रहा है, ठीक है, यूपी में मिर्जापुर से जो लॉन्गिट्यूड निकल रहा है, ठीक है, जो देशांत निकल रहा है, उस पर जो टाइम होता है हम पूरे देश में वही टाइम मानते हैं। मतलब वो बिल्कुल सेंटर में से हमने ले लिया कि भाई यूपी से वो कट होता है, यूं निकलता है, ये सीधा वाला, ठीक है। हमारा जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट का है, 82 डिग्री
30 मिनट का है बेटा, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड है, ये देशांतर है, तो इस पर जो भी टाइम होता है वो हम सब मानते हैं। अब आज जैसे मान लीजिए कि उस वाली लाइन पर 5 बज रहे हैं, हम 5 मान लेंगे, उस वाली लाइन पे 6 बज रहे हैं, वो पूरे भारत में 6 मान लिया जाएगा। परंतु नेचर तो ऐसा टाइम जोन नहीं देखता, ये तो हमने वैज्ञानिकों ने बनाया है, लोगों ने बनाया है कि हाँ भाई ये वाली रेखा है, इसके अनुसार टाइम होगा, ऐसा तो है नहीं। आपको मैं ये बात बता दूं, अगर आप गुजरात से वहां अरुणाचल जाते हैं तो भी 2 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब अगर वहां पर सूरज 3 बजे उग रहा है तो यहाँ पर गुजरात में 5 बजे उगेगा, परंतु हमने टाइम सबका एक ही माना है, हमने सबका टाइम एक ही माना है। जैसे अब यहाँ पर मान लीजिए कि इस टाइम के अनुसार जैसे 12 बज गई, इस टाइम के अनुसार 12 बज गई, तो वो 12 पूरे देश में 12 बजे ही का शो होगा, सबकी घड़ियां पूरे देश में 12 बजे दिखाएगी। परंतु एक्चुअली ये जो अरुणाचल प्रदेश इधर वाला इलाका है, ये 2 बजे जैसी धूप होगी वहां पे। मतलब एग्जैक्टली ये लोग आगे चल रहे हैं, क्योंकि सूरज यहां से पहले निकल रहा है, पहले यहां से आ रहा है और आता जा रहा है। और जैसे हमारे यहाँ पे 6 बजे, ठीक है, बाकी वेस्टर्न इलाके में 6 बजे, तो घड़ियां तो वहां की भी 6 ही दिखाएगी और यहाँ की भी 6 ही दिखाएगी। परंतु सच में स्थिति क्या है, वहां पे 8 बजे जितना अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि सच में वो 2 घंटे आगे है। तो अब क्या है, वहां का जो टाइम जोन है ना, वो भी बहुत डिफ्रेंशिएट करता है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, जो चाय के बागानों में जो लोग काम करते हैं ना, उन लोगों को बहुत जल्दी उठ करके वहां पे काम करना पड़ता है। अब पूरे भारत में हम देखें तो सूरज 5-1 बजे से उगता है, परंतु उधर 3 बजे निकल जाएगा, क्योंकि पहले सबसे पहले उधर ही आ रहा है, तो लोग उसके साथ पहले उठ जाते हैं। तो अब वो मतलब ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि हमारा जो टाइम जोन हो ना वो क्या हो, अलग हो। हमारा जो टाइम जोन हो वो अलग हो, मतलब यहाँ से इस ए वाले एरिया में से जो भी एक टाइम जोन जा रहा हो, उस टाइम जोन को हमें स्वीकार करना चाहिए और इधर का जो टाइम है उसके हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक और प्राकृतिक जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी अलग है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो हमें उसके हिसाब से चलना होगा। ये डिमांड वहाँ के लोगों की, पर सरकार ने अभी तक ये डिमांड नहीं मानी है, क्योंकि अलग से टाइम जोन बनाना बेटा बड़ी समस्या क्रिएट करता है। फिर जैसे कल को सोचो हम यहाँ पर हैं, एक टाइम जोन ये, एक टाइम जोन ये, ट्रेन यहाँ से निकली यहाँ तक पहुंची, जैसे यहाँ पहुंची यहाँ तक तो 12 बजे, तो सडनली इसको क्रॉस करते 2 बज गए, तो क्या बड़ा कंफ्यूजन होगा, बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। एग्जाम होगा तो एग्जाम कैसे एक साथ कंडक्ट होंगे, काफी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, इसलिए सरकार अभी टाइम जोन अलग नहीं बना रही है। ऐसी बात नहीं है कि दुनिया के अलग अलग देशों में टाइम जोन एक ही चल रहा है। जैसे रशिया में 11 टाइम जोन है, मतलब आप यहाँ पे खड़े हो और कुछ टाइम, और यहाँ पे खड़े हो और कुछ टाइम है। यहाँ पे अगर सुबह हो रही है तो यहाँ पे रात हो रही है, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा फैलाव है रशिया का, तो इसलिए वहां पे 11-11 टाइम जोन चल रहे हैं। काफी देशों में 4 भी है, काफी देशों में 5-5 टाइम जोन भी है। तो एक उनकी टाइम जोन को लेकर के भी थोड़ी सी नाराजगी है कि भैया हम साथ ये थोड़ा सा गलत मामला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वहां के लोगों की थोड़ी बहुत डिमांड ठीक भी है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि जब 10 बजे गवर्नमेंट ऑफिस का टाइम है, तो वो जब 10 बजे घर से बाहर निकलते हैं ना, तो धूप वो 12 बजे वाली है, क्योंकि वो 2 घंटे ऑलरेडी आगे चल रहे हैं। और जब वो ऑफिस से छूटते 6 बजे, तो रात का 8 बजे वाला सा अंधेरा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो साइकिल जो है, नेचर की जो साइकिल है, वो ठीक नहीं चल पाती उनकी ये। तो उनके मन में थोड़ा सा जो अलग होने का भाव है, वो टाइम जोन को लेकर करके, यहाँ की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को लेकर के, इन चीजों को है। इसके अलावा अब यहाँ पे जो समस्या है, 3 समस्या है, वो 3 मांग है उनकी। पहली जो डिमांड है वो है स्वायत्तता की मांग, स्वायत्तता की मांग। यहाँ पर अब ये जो रीजंस है, थोड़ी बहुत स्वायत्तता चाहते हैं, थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी चाहते हैं। एक चीज और समझिएगा, ये जो इलाके हैं, ये वाले जो एरियाज हैं बेटा, ये वाले एरियाज जनरली ट्राइबल एरियाज हैं, आदिवासी इलाके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विशेष अलग अलग आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, उनकी अपनी संस्कृति है, उनका अपनी भाषा है, अपना कल्चर है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमेशा क्या करते रहते हैं, डिमांड करते रहते हैं कि भाई हमें स्वायत्तता चाहिए, हमें ऑटोनॉमी चाहिए। स्वायत्तता के बाद जो दूसरी उनकी डिमांड है, सबसे पहले वो स्वायत्तता। और कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि अलगाववादी आंदोलन करते हैं, वो अलग होने की मांग करते हैं कि साहब हमें अलग होना है, हमें भारत के साथ नहीं रहना, अलगाववादी आंदोलन की बात करते हैं। और तीसरा जो उनका वहां पे समस्या देखने को मिलती है, वो बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन। मतलब अब इन लोगों को ये लगता है, और रियलिटी भी हो, कि भाई बांग्लादेश के लोग इधर आ जाते हैं, भूटान के, म्यांमार के जो लोग हैं, काफ़ी जो बाहर से जो लोग हैं वो वहाँ आकर के बस जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो उनके संसाधन हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, उन पे उनका अधिकार कम हो जाता है। तो सरकार को उन पर रोक लगानी चाहिए, दूसरे राज्यों के आने पर लोगों को थोड़ी सी रोक लगाने की बात करते हैं। तो काफ़ी ऐसी बातें हैं, जो सब पे हम डिस्कशन करेंगे कि इनकी जो 3 समस्याएं, स्वायत्तता की मांग जो कर रहे हैं वो भी जानेंगे, अलगाववादी आंदोलन है वो भी पढ़ेंगे, और बाहरी लोगों के खिलाफ जो आंदोलन है वो भी पढ़ेंगे।
ठीक है। परंतु आज के लेक्चर में हम जो कवर करेंगे वो स्वायत्तता की मांग करेंगे, ठीक है, कि जो ऑटोनॉमी है की डिमांड है वो, और फिर आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम ये दोनों कवर कर लेंगे, अलगाववादी आंदोलन भी और भारी लोगों के खिलाफ आंदोलन भी। इन दोनों को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज स्वायत्तता की मांग को समझेंगे और ये जो 7 सिस्टर्स है आपको इनका नाम याद रखना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय आकांक्षा 1980 के दशक में एक निर्णायक मोड़ पर आ गई थी। क्षेत्र में 7 राज्य हैं और इन्हें 7 बहनें कहा जाता है। देखिए अब पूर्वोत्तर में भी जो क्षेत्रीय आकांक्षा है वो 1980 के दशक में आ गई थी। ये 1980 का दशक बड़ा क्रिटिकल है बेटा, बड़ा ही क्रिटिकल है 1980 का दशक। क्षेत्रीय आकांक्षाएं बार बार में 1980 के दशक में उभर रही, 1980 के दशक में डिमांड हो रही है, ठीक है। 1980 के दशक में एक निर्णायक मोड़ पर आती है और यहाँ पे 7 राज्य हैं और उन 7 राज्यों को क्या कहा गया है, 7 बहनें या 7 सिस्टर्स कहा गया है। अरुणा ने आशावादी होकर मेघा से ट्रिप जो कि मिजोरम जाएगी मनी मांगा, पर उसने ना कर दिया, मतलब नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। अब यहाँ पे देखिए कहानी को समझिए, पहले एक ही राज्य था जिसका नाम था असम बेटा, ठीक है। उस असम में से ही अरुणाचल प्रदेश बना है, उस असम में से ही नागालैंड बना है, ठीक है। और ये त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय में एक जगह है खासी पहाड़ियाँ, गेरो खासी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। उन पहाड़ियों के बारे में आप जब यूपीएससी की तैयारी करोगे तब पढ़ोगे, और वहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं, गेरो जनजाति, खासी जनजाति, ठीक है। तो मेघालय की खासी पहाड़ियाँ, मणिपुर और त्रिपुरा, ये पहले क्या थी, रियासतें थी, रजवाड़े थे। मणिपुर के रजवाड़े के बारे में हमने पढ़ा भी था, ठीक है, राजा बौद्ध चंद्र सिंह चैप्टर 1। तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की वो खासी पहाड़ियाँ वाला इलाके को छोड़ दो जो कि क्या थी, रजवाड़े थे, जिसका बाद में भारत में विलय कर लिया गया। बाकी ये पूरा जो एरिया है पहले असम के नाम से ही था, फिर बाद में इसमें से कट कर क्या बनाए गए हैं, राज्य बनाए गए हैं। इस क्षेत्र में देश की कुल 4% आबादी निवास करती है। तो अगर हम टोटल हमारे देखें जितनी भी हमारी आबादी है उसमें से 4% जो आबादी है वो यहाँ पर निवास करती है। मतलब पूरे भारत के हर 100 लोगों में से 4 लोग कहाँ पर रहते हैं, इस वाले एरिया में रहते हैं। लेकिन भारत के कुल क्षेत्रफल में पूर्वोत्तर के हिस्से को देखते हुए ये आबादी दोगुनी कही जाएगी। परंतु अगर हम भारत का कुल क्षेत्रफल देखते हैं, टोटल भारत का एरिया देखते हैं और पूर्वोत्तर के हिस्से को देखते हैं, तो वहां पर ये जो आबादी है वो दोगुनी मानी जाएगी। मतलब पूर्वोत्तर के हिसाब से वो आबादी ठीक है, मतलब काफी अच्छी ज्यादा आबादी है। 22 किलोमीटर लंबी एक पतली सी राहदारी इस इलाके को शेष भारत से जोड़ती है, अन्यथा इस क्षेत्र की सीमाएं चीन, म्यांमार, बांग्लादेश से लगती है और ये इलाका भारत के लिए एक तरह से दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। इस बात को बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लेना बच्चों। 22 किलोमीटर की लंबी एक पतली राहदारी, ठीक है, मतलब 22 किलोमीटर ही लंबा एरिया है जो इस वाले एरिया को क्या कर रहा है, भारत से कनेक्ट कर रहा है, भारत से जोड़ने का काम कर रहा है। अन्यथा ये क्षेत्र तो बिल्कुल क्या है, भारत से अलग है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ आप एरिया छोड़ दो, ठीक है भाई, जैसे ये वाला जो एरिया है ये क्या है, कनेक्ट कर रहा है, सिक्किम से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर से अगर आप देखेंगे तो ये कुछ थोड़ा बहुत जो एरिया है जो कि इसको इंडिया से कनेक्ट कर रहा है, बाकी क्या है ये बिल्कुल इसको अलग बनाता है। हमने भी पूरा डिस्कशन करा। और इसका ये पूरी लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब चारों तरफ से लैंडलॉक्ड एरिया है, मतलब चारों तरफ से कंट्रियों से घिरा हुआ है। जैसे कि चीन, ये ऊपर वाला एरिया आप देखोगे चीन से घिरा हुआ है, ये वाला चीन से घिरा हुआ है, ये वाला एरिया। इधर फिर भूटान आ गया, ठीक है, इधर बांग्लादेश आ गया, इधर म्यांमार आ गया, ओके। यह इलाका भारत के लिए एक तरह से दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। दक्षिण पूर्व एशिया का मतलब क्या है भाई, हम एशिया में आते हैं और हमारी स्थिति एशिया में कौन सी है, दक्षिण में है। हम दक्षिण एशिया में आते हैं, मतलब हम बिल्कुल साउथ में नीचे ही नीचे हैं भाई। ये अगर आप मानेंगे ये पूरा एशिया है तो एशिया में हमारी स्थिति यहाँ पर है, हम बिल्कुल साउथ में है बेटा, हम बिल्कुल साउथ में। और इसने क्या कहा, दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया का मतलब है ये वाला इलाका, ये वाला इलाका हम साउथ में है और साउथ के पूर्व में। अभी आपको समझाया ना, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, इस वाले एरिया में हमारी लोकेशन यहां पर है और हमारे लिए यहां का एंट्रेंस है। अब इधर के जितने भी देश आएंगे, म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ये थाईलैंड वाईलैंड सब इधर है बेटा। तो यहाँ के लिए हमारे लिए एक तरीके से क्या है, ये प्रवेश द्वार है, हम इधर से एंटर हो सकते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया में जाने के लिए ये क्या बना हुआ है, एक प्रवेश द्वार बना हुआ है। यहाँ पे हमें 3 बातें इंपॉर्टेंट लगी। पहली बात, 22 किलोमीटर एरिया है जो कि इंडिया के साथ इन इलाकों का टच है। इसके अलावा ये बाकी तीनों चारों तरफ से क्या है, कंट्रियों से घिरा हुआ है। कौन कौन सी कंट्रीज से है, दूसरी बात, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, इनसे घिरा हुआ है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि दक्षिण पूर्व एशिया का ये द्वार है, मतलब हम यहां से दक्षिण पूर्व एशिया में एंटर हो सकते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में एंटर हो सकते हैं। इस इलाके में 1947 के बाद से अनेक बदलाव आए।
अब 1947 में भारत आजाद हुआ और 1947 में आजाद होने के बाद जो रजवाड़े थे, जो 3 रजवाड़े आपको बताए गए हैं, ठीक है, उन 3 रजवाड़ों को भारत में मिलाने का काम करा गया और उसके बाद यहाँ की जो सामाजिक, राजनीतिक और जो क्षेत्रीय स्थितियां हैं उनमें परिवर्तन आया है। काफी बदलाव आपको यहाँ पे 1947 के बाद देखने को मिलेंगे। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का खासी पहाड़ी क्षेत्र पहले अलग अलग रियासत थी, आजादी के बाद भारत संघ में इनका विलय हुआ। कौन कौन सी है? त्रिपुरा बेटा, कौन कौन सी है? मेरे साथ बोलते जाइएगा। त्रिपुरा, फिर कौन सी है? मणिपुर और मेघालय की खासी पहाड़ियां, मेघालय की खासी पहाड़ियां। अब इसको भी याद तो रखना पड़ेगा गुरुजी, तो याद रखने के लिए बस वही बात रखनी है अपन को। कौन कौन सी? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। मेघा ने ट्रिप के लिए मनी मांगा, ट्रिप के लिए मनी मांगा, ठीक है। तो मेघा ने ट्रिप के लिए मनी मांगा। मेघालय, ट्रिप, त्रिपुरा और मणिपुर, ये 3 क्या थी? पहले रियासतें थी, ये 3 रियासत थी। और मेघा को क्या है? मेघा को खांसी की समस्या है। किसको खांसी की समस्या है? मेघा को। देखो ट्रिप मतलब घूमना, घूमने वाले को कभी खांसी, भाई आज एक बात आता है, आप कभी ऐसे थोड़ी कहोगे कि भैया राजस्थान को खांसी है? बोलोगे कभी राजस्थान को खांसी, मध्य प्रदेश को खांसी, यूपी को खांसी? खांसी तो लोगों को ही होती है ठीक है, ऐसे लोगों को तो खांसी होती है, जगहों को खांसी थोड़ी होती नहीं होती। तो इसमें ट्रिप खांसी हो सकती है? नहीं हो सकती। मनी, पैसा, उसको खांसी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो खांसी होगी किसको? व्यक्ति को हो सकती हो। और यहाँ पे व्यक्ति किसका नाम है? मेघा। तो मेघा से मेघालय, और खासी पहाड़ियां कहां पर है? मेघालय में। तो इससे याद रख लेना कि मेघा ने ट्रिप के लिए मनी मांगा और खासी किसकी है? मेघा की है। तो मेघालय से खासी पहाड़ियां। तो ये तीनों क्या थी? रियासतें थी। क्या थी? रियासत थी। ये तीनों क्या थे बेटा? रजवाड़े थे। बेटा देखिए, सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं वो एक समुद्र की तरह है, सागर की तरह है। जितना कूदना चाहो उतना उसमें कूद जाओ, ठीक है। डूबोगे तो नहीं, ये तो गारंटी है। परंतु एक बात ध्यान रखना कि आप उनको जितना इजी बनाने की कोशिश करोगे, आप उनको जितना आसानी से समझने की कोशिश करोगे, आपके लिए बेहतर होगा। आप कभी भी, हम जब ट्रिक बनाते हैं ना, ट्रिक बनाते समय में ये नहीं सोचना चाहिए इसका कोई बिल्कुल सही सा मीनिंग निकलना चाहिए। ट्रिक का मतलब ये है कि बस वो मुझे झट देनी याद हो जाए फटाक से। आप खुद भी कुछ भी बना लिया करो, आपको इससे कुछ अच्छी लगे, कुछ भी, वो आपको किसी को बतानी नहीं है। आपका जैसा भी उसका मतलब निकलता हो, कुछ भी निकलता, पर आपको उससे याद हो रहा है, वही ट्रिक है आपकी। अच्छी सी बिल्कुल ऊट पटांग फालतू से भी ट्रिक हो ना, वो भी बना लो ऐसे ऐसे, अच्छा मुझे याद हो गया। तो ट्रिक आप बनाने की कोशिश समय समय पे करते रहा करो। तो ये 3 क्या थी? रियासतें थी, फिर जिनका बाद में भारत में विलय हो गया था। पूर्वोत्तर के पूरे इलाके का बड़े व्यापक स्तर पर राजनीतिक पुनर्गठन हुआ। तो यहां पर फिर से क्या हुआ? पुनर्गठन हुआ है। इस पूरे इलाके का पुनर्गठन हुआ है, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। कैसे हुआ? आइए देखते हैं। नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में राज्य बने, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा मिला। अब आप बोलोगे सर जी यार इतने राज्य हैं, कौन याद करेगा, कैसे याद होंगे इतने ज्यादा राज्य? अब भी अपन ही करेंगे और दूसरा तो करेगा नहीं। अब आपको एक बात याद है, चीन के साथ युद्ध कब हुआ था? 1962। कब हुआ? 1962। 1962 के अगले साल में ही एक राज्य बना दिया नागालैंड। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ और अगले साल ही एक राज्य बना दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध कब हुआ? 1971 में। अगले साल ही 3 राज्य बना दिए। और तीनों राज्य कौन से बनाए गए हैं? जो कि रजवाड़े थे, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मेघा ने ट्रिप के लिए मनी मांगा, है ना, उन तीनों को बना दिया गया। तो चीन के साथ लड़ाई कब हुई हमारी? 1962 में हुई। 1962 में होते ही अगले साल हमने 1963 में नागालैंड को बना दिया। उसके बाद 71 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, अगले साल मतलब 72 में हमने 3 राज्यों को, तीनों जो रजवाड़े थे उस इलाके में, उन तीनों रजवाड़ों को हमने राज्य घोषित कर दिया। उसके बाद फिर ये 1987 वाला आपको याद ही रखना पड़ेगा बेटा। 1987 में अब जो बाकी रहे हैं वो 2 ही रहे, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। हमने 7 राज्यों की बात करी, ठीक है। तो 7 में से असम तो ऑलरेडी पहले से राज्य ही था, ठीक है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो असम को छोड़ दो, बाकी रहे 6 में से नागालैंड को बना दिया, 3 यहां पर बना दिए, 4 तो बचे 2, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। कितने बचे? 2 बचे। अब जब 2 बचे तो वो 15 साल के बाद 1987 में उनको बना दिया जाएगा राज्य। तो इस प्रकार से उस एरिया की जो पूरे राज्य की जो पूर्ण घटना है वो इस प्रकार से पूरी होती है। 1963 में नागालैंड को, 1972 में मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को, और 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। और इस प्रकार से ये पूरे राज्य बन जाते हैं। फिर हम इनको 7 बहनें, 7 सिस्टर्स कहना शुरू कर देते हैं।
भारत के शेष भागों से अलग थलग पड़ जाने के कारण इस इलाके में विकास पर ध्यान नहीं दिया जा सका। यहाँ की राजनीति भी अपने ही दायरे में सीमित रही। देखिए, तो अब ये पूरा जो इलाका है वो भारत से थोड़ा सा अलग थलग है, बिल्कुल जैसे हमने कहा ज्योग्राफिकली ये थोड़ा सा अलग है, तो कहीं ना कहीं उसके विकास पर भी ध्यान नहीं दिया गया। देखिए बेटा, विकास भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेकर करके विकास एक बड़ा मुद्दा है। ठीक है, अगर विकास होता रहेगा, डेवलपमेंट होता रहेगा, सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी, तो कोई भी लोग किसी भी प्रकार की डिमांड नहीं करेंगे। परंतु उन एरियाज में शायद उतना विकास नहीं हो पाया होगा जितना लोगों की आकांक्षा थी, जितनी लोगों की डिमांड थी। तो इसलिए लोगों ने सोचा कि नहीं, भारत संघ हमारी डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहा है, हमारे एरियाज में विकास डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमें क्या है, भारत संघ से अलग होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है, धीरे 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 विकास का कार्य भारत में होता रहा और सभी एरियाज में होता रहा। इसके साथ साथ पड़ोसी राज्यों और देशों से आने वाले शरणार्थियों के कारण इलाके की जनसंख्या की संरचना में बड़ा बदलाव हुआ। तो पड़ोसी राज्यों से तो आसपास के जो दूसरे राज्य हैं, देखिए अब आप वहां की जो ये 7 राज्य हैं, अगर आप इनको देखेंगे तो वहां का कल्चर बड़ा अलग है बेटा, बहुत डिफरेंट कल्चर आपको वहां का देखने को मिलेगा। तो वहाँ के क्लोथिंग जो सिस्टम है, कपड़े हैं, वहाँ का खाना पीना है, वहाँ का रहन सहन है, वहाँ के लोगों का जो कल्चर है वो बहुत डिफरेंट है। तो अब जब वहां से आसपास के पड़ोसी राज्य के दूसरे लोग वहां पे गए, तो वहां पे क्या होगा, संस्कृति का मिक्सचर हो गया, लोग एक दूसरे से बिल्कुल मिक्सचर सा हो गया। तो जब आसपास के राज्यों से और आसपास के देशों से जो शरणार्थी आए, ठीक है, जैसे कि बांग्लादेश से आ गए हैं, म्यांमार से आ गए, भूटान से आ गए, ऐसी जगह से जब शरणार्थी आने लगे तो वहां पे जनसंख्या की संरचना में बड़ा बदलाव आने लगा। मतलब यहाँ की जो 7 सिस्टर्स के जो लोग हैं, उन के साथ दूसरे लोगों का मिलना वो उनको ठीक नहीं लग रहा था कि नहीं साहब, ये बाहर के लोग आकर करके हमारे राज्यों पे, हमारे एरिया पे, हमारे संसाधनों पे कब्जा जमा रहे हैं। पूर्वोत्तर का अलग थलग पड़ जाना, इस इलाके की जटिल सामाजिक संरचना और देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले इस इलाके का आर्थिक रूप से पिछड़ा होना जैसी कई बातों ने एक साथ मिलकर एक जटिल स्थिति पैदा की। ऐसे में पूर्वोत्तर के राज्यों से बड़ी बेतरतीब किस्म की मांगे उठी। देखिए, अब पूर्वोत्तर का अलग थलग पड़ जाना, अब अलग थलग तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऐसी थी, उसमें तो अपन भी क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस पूर्वोत्तर का अलग थलग हो गया। जटिल सामाजिक संरचना, वहां की सामाजिक संरचना, क्योंकि भाई पहले तो वहां पे 7 जो राज्य हैं, उन 7 राज्यों में भी अब देखो कि काफी आदिवासी समुदाय हैं। असम में असमी बोलने वाले लोग हैं, दूसरे राज्यों में दूसरी भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो जटिल वहां की सामाजिक संरचना थी और देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले वहां पे आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था। जितना आर्थिक विकास दूसरे राज्यों का हुआ उतना उसका नहीं हुआ। इसीलिए तो अनुच्छेद 371 अगर आप देखेंगे तो उसमें ज्यादातर जो राज्य हैं वो कौन से हैं, पूर्वोत्तर के राज्य हैं। जैसी कई बातों ने एक साथ मिलकर जटिल स्थिति पैदा कर दी। तो मतलब काफी समस्या एक के ऊपर एक थी कि अलग अलग राज्य बिल्कुल पूर्वोत्तर अलग थलग पड़ा है, दूसरे राज्यों के या दूसरे देशों के लोगों का वहां पे आना, जटिल सामाजिक संरचना का होना, आर्थिक रूप से पिछड़ा होना, इन सब ने बहुत खतरनाक स्थिति को पैदा कर दिया। और इस स्थिति के कारण वहां के लोगों ने अलग तरीके की कुछ डिमांड करी, वो मांगे करी। वो मांगे क्या थी वो देखते हैं। इस इलाके में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा काफी बड़ी है, लेकिन पूर्वोत्तर और भारत के शेष भागों के बीच संचार व्यवस्था बड़ी लचर है। तो यहाँ पे भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो काफी बड़ी है। यहाँ पे बांग्लादेश से भी टच हो रही है, चीन से भी टच हो रही है, म्यांमार से भी टच हो रही है, भूटान से भी टच हो रही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा काफी बड़ी है। परंतु जो पूर्वोत्तर और भारत का जो एरिया है भैया, ये पूर्वोत्तर, इधर का एरिया पूर्वोत्तर और इधर का भारत, इन दोनों के बीच जो संचार की व्यवस्था, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, वो भी बड़ा लचर है, मतलब बहुत डाउन है। कम्युनिकेशन सिस्टम भी ज्यादा बेहतर नहीं है। और पूर्वोत्तर की राजनीति का स्वभाव ज्यादा संवेदनशील रहा है। तो पूर्वोत्तर की जो राजनीति है वो संवेदनशील रही है, तो इसे डाउन मान सकते हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति पर 3 मुद्दे हावी है। 3 मुद्दों की बात है जो हम पहले कर चुके। पहला स्वायत्तता की मांग, दूसरा अलगाव के आंदोलन और तीसरा बाहरी लोगों का विरोध। ये 3 बड़ी वहां पर मुद्दे हैं जिन मुद्दों को सरकार, केंद्र सरकार को सुलझाना था। इसमें पहले मुद्दे यानी स्वायत्तता की मांग पर 1970 के दशक में कुछ शुरुआती पहल की गई। इससे शेष 2 मुद्दों ने 1980 के दशक में नाटकीय मोड़ लिया। तो अभी ये जो स्वायत्तता की मांग है वो धीरे धीरे 1970 से उठना शुरू होगी। 1970 से उठना शुरू होगी तब फिर क्या होगा, 1972 में 3 राज्यों को राज्यों का दर्जा दे दिया जाएगा। फिर 87 में 2 राज्यों को राज्यों का दर्जा दे दिया जाएगा। बाकी जो 2 समस्या है, अलगाव के आंदोलन और बाहरी लोगों का विरोध, ये 1980 के दशक में उठते हैं। तो पूर्वोत्तर की आज हम जो बात करेंगे वो स्वायत्तता की मांग पढ़ेंगे। स्वायत्तता की मांग, आजादी के वक्त मणिपुर त्रिपुरा को छोड़ दे तो ये पूरा इलाका असम कहलाता था। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा, मणिपुर त्रिपुरा को छोड़ दे और मेघालय में भी सिर्फ खासी जो पहाड़ियां हैं वही हैं, बाकी तो पूरा का पूरा जो ये एरिया था क्या कहलाता था, असम कहलाता था। फिर असम में से ही सब कट 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 के ये सारे राज्य बनाए गए हैं।
गैर असमी लोगों को जब लगा कि असम की सरकार उन पर असमी भाषा थोप रही है तो इस इलाके से राजनीतिक स्वायत्तता की मांग उठी। अब देखिए, जैसे ये पूरा असम है, ठीक है, और इस असम में दो भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, एक असमी भाषा बोलने वाले जो कि प्रॉपरली असम के हैं, और बाकी जो दूसरी भाषा बोलते थे जो गैर असमी थे, ठीक है, असमी के अलावा कोई दूसरी भाषा बोलते थे, वो उनको ऐसा लगा कि ये असम की जो सरकार है वो क्या कर रही है, इन पे गैर असमी पे अपनी भाषा थोप रही है कि नहीं साहब आप असमी बोलो, ये जो असम की भाषा है इसी भाषा को आपको बोलना पड़ेगा। तो इन लोगों ने बोला कि नहीं साहब अब तो हमें स्वायत्तता चाहिए, अब हमें अलग से राज्य चाहिए, जो हमारी भाषा बोलने वाले लोग हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, अलग से राज्य होना चाहिए। तो राजनीतिक स्वायत्तता की मांग उठी। पूरे राज्य में असमी भाषा को लादने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और दंगे हुए। बड़े जनजाति समुदाय के नेता असम से अलग होना चाहते थे। तो पूरे राज्य में असमी जो भाषा है उसको लादने के लिए, लादने का या थोपने का मतलब होता है कि नहीं साहब आपको बोलनी ही पड़ेगी, आपको जो असमी भाषा है यही बोलनी पड़ेगी, आप अपनी भाषा नहीं बोल सकते। तो असमी भाषा को लादने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और काफी दंगे होते हैं, हिंसा होती है। और जो बड़े जनजाति समुदाय के नेता हैं वो चाहते थे कि हमें क्या है, असम से अलग होना चाहते थे, कि हमें असम से अलग करके एक अलग राज्य बनाया जाए हमारे लिए। इन लोगों ने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया जो 1960 में कहीं ज्यादा व्यापक ऑल पार्टी हिल कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गया। इन नेताओं की मांग थी कि असम से अलग एक जनजातीय राज्य बनाया जाए। अब बड़ा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि एक यूनियन बनाई गई, ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन। क्या लिखा गया, ईस्टर्न, ईस्टर्न मतलब पूर्व, ठीक है, जो पूर्व वाला इंडिया है, जो ईस्टर्न इंडिया है, ठीक है भाई, हम कह रहे हैं ना पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर, तो पूर्व का जो भारत है, ईस्टर्न इंडिया है, वहां का ट्राइबल मतलब आदिवासियों का क्या है, ये यूनियन है। तो यहाँ के जो जनजाति समुदाय है उन नेताओं ने क्या करा, एक यूनियन बनाया, एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन, जो कि गठन किया गया। फिर 1960 में उसको नाम चेंज करके एक बड़े बड़े स्तर पे वो पहुंच गया जिसका नाम था ऑल पार्टी हिल कॉन्फ्रेंस। क्या है, ऑल पार्टी हिल कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गया। और इन नेताओं की मांग थी कि असम से उनको एक अलग जनजातीय राज्य चाहिए, एक अलग जनजातीय राज्य चाहिए, परंतु 1972 में मिलेंगे कितने, 3। 1972 में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। आखिरकार एक जनजातीय राज्य की जगह असम को काटकर कई जनजातीय राज्य बनाए गए। तो एक जनजातीय राज्य की जगह असम को काट करके अलग अलग काफी राज्य बनाए गए। केंद्र सरकार ने अलग अलग वक्त पर असम को बांटकर मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर को भी राज्य का दर्जा दिया गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका टेस्ट है, चलो अभी अपन ने पढ़ा था। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश कब बनाए गए, ये सबसे आखिरी में इन दोनों का नंबर आया 1987 में। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश सबसे आखिरी में 1987 में। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर इनको कब बनाया गया, पाकिस्तान के साथ लड़ाई कब हुई, 71 में, तो अगले साल बना दिया गया 72 में। और नागालैंड कब बनाया गया, चीन के साथ लड़ाई हुई 62 में, 1963 में नागालैंड बना दिया गया। देखो, इनका लड़ाइयों के साथ कोई लिंक नहीं है, पर वो अपन जनरली क्या होता है कि जो लड़ाई के जो साल हैं वो तो याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि चीन का आक्रमण, चीन के साथ जो युद्ध हुआ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बांग्लादेश के लिए जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उनका ईयर तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब उनका याद रखो तो आसानी से ये भी आपको इजीली याद हो जाएगा। ये वहां के एक जनजातीय समूह की तस्वीरें दिखाई गई है। 1972 तक पूर्वोत्तर का पूर्ण गठन पूरा हो चुका था, लेकिन स्वायत्तता की मांग खत्म न हुई। उदाहरण के लिए असम के बोडो, कर्बी, दिमशा जैसे समुदायों ने अपने लिए अलग राज्य की मांग की। अपनी मांग के पक्ष में उन्होंने जनमत तैयार करने के प्रयास किए, जन आंदोलन चलाया और विद्रोही कार्रवाई भी की। अब 1972 तक कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर का पूर्ण गठन हो गया था। इसमें मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश नहीं है, परंतु स्वायत्तता की जो मांग है वो भी खत्म नहीं हुई थी, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। और उदाहरण के लिए जो असम में रहने वाले जो बोडो जनजाति के लोग हैं, कर्बी जनजाति के जो लोग हैं, दिमसा जनजाति के जो लोग हैं, उन्होंने अपने लिए अलग राज्य की मांग करी, ठीक है। और अलग राज्य की मांग करने के लिए उन्होंने जनमत तैयार करा, मतलब लोगों को इकट्ठा करा कि नहीं साहब हम जो अपनी जनजाति के लोग हैं उनको अलग राज्य चाहिए। और उसके लिए काफी जन आंदोलन भी चलाए, ठीक है, आंदोलन चलाए और काफी विद्रोही जो कार्रवाई है, ठीक है, जो विद्रोह वाली जो कार्रवाई है वो कार्रवाई करी है। ये मैंने आपको वहां की एक तस्वीर दर्शाई है। कई दफा ऐसा भी हुआ कि एक इलाके पर एक से ज्यादा समुदायों ने अपनी दावेदारी जताई। छोटे छोटे और निरंतर लघुतर होते राज्य बनाते चले जाना संभव नहीं था। अब देखो, एक ही इलाके पर, एक ही एरिया पर एक से ज्यादा राज्यों ने अपनी क्या है, दावेदारी जताई कि नहीं साहब ये वाला जो इलाका है ये तो हमारी जनजाति का है, ये तो हमारा जो ग्रुप है उस ग्रुप का है। वो बोले नहीं साहब ये तो हमारे ग्रुप का है। तो एक ही इलाके पर काफी जो ग्रुप है उन्होंने दावा करा कि नहीं साहब ये इलाका हमारा है। तो अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हम छोटे से छोटा राज्य बनाते जाए। अच्छा तुम्हारी जनजाति, ये
लो भाई, एक राज्य छोटा सा तुम्हारा, ये एक राज्य छोटा सा तुम्हारा, ये एक राज्य छोटा सा तुम्हारा। मेरे आज आपसे दो सवाल है बच्चों। पहला सवाल तो ये, जो हमने पढ़ा अभी टाइम जोन वाली कहानी पढ़ी, तो आज आप मुझे ये बताइएगा कि क्या पूर्वोत्तर में जो अलग से टाइम जोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप अपना आंसर लिखना कमेंट में और बताना, उसके पक्ष देना कि आंसर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, काफी लोगों का ऐसा कहना है कि जब अमेरिका में 50 राज्य हैं तो भारत तो इतना विशाल है, इतने विविधताओं भरा देश है, तो उसमें तो 50 से ज्यादा राज्य होने चाहिए। तो क्या 50 से ज्यादा राज्य होने चाहिए? तो 50 से ज्यादा राज्य होने चाहिए, मतलब 50 से ज्यादा क्या राज्य होने चाहिए? देखो बच्चों, राज्य बनाना, छोटे राज्य होंगे मतलब हम मानते हैं कि विकास जल्दी हो सकता है, परंतु एक राज्य को बनाने पे खर्चा बहुत आता है। अब आप बोलोगे सर खर्चा किस बात को, कैसा खर्चा? अच्छा भैया, खर्चा नहीं आएगा। आप वहां राज्य बनाओगे, राज्य बनेगा तो वहां विधानसभा होगी, विधानसभा होगी तो वहां का मुख्यमंत्री बनेगा, राज्यपाल बनेगा, वहां पे विधायक और होंगे। उन सब के लिए फिर मतलब एक एक मुख्यमंत्री की आप सैलरी 2-2 ढाई लाख रुपए मानते हो, अगर आप 22 राज्य और बढ़ा दोगे तो भाई और उनका खर्चा। फिर जितने राज्य बने हैं उनकी विधानसभा है, तो उनके लिए सचिव मतलब बहुत ज्यादा आईएएस अधिकारियों की, बहुत ज्यादा वहां के स्टेट अधिकारियों की है, उनकी आवश्यकता पड़ जाएगी। ठीक है, हर जगह डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, खूब खर्चा होने लग जाएगा, खूब और पैसा जाने लगेगा। ठीक है, और उसके अलावा फिर अगर हम हर जगह छोटे छोटे ऐसे राज्य बना देंगे तो अच्छा नहीं है, वो ठीक भी नहीं है। और हम कहते हैं ना कि भाई अगर छोटे छोटे राज्य बना देंगे तो विकास नहीं हो पाएगा, विकास हो जाएगा, अब भी नहीं हो पा रहा। तो मेरा सवाल ये है कि भाई अब भी क्यों नहीं हो पा रहा? अब भी कर लो ना। जब हम, जैसे मान लीजिए कि आज मैं एक राज्य का सीएम हूं, जैसे मान लो कि मैं एक राज्य का सीएम, अब मैं कुछ प्रकार से काम इस प्रकार से करूं, मैं राज्य को 4 भागों में देख लूं, हाँ भाई ये है, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। मैं अपने राज्यों को खुद के मन में ही ऐसा मान लो कि मेरे राज्य में 4 राज्य हैं। अब उन 4 राज्यों में देखो कि हाँ भाई इधर की क्या समस्या है, इनकी एक समस्या को सुलझा दी जाए, यहाँ की एक समस्या को सुलझा दे, यहाँ की एक समस्या को सुलझा दे, यहाँ की एक समस्या को सुलझा दे। समस्याएं सुलझाई जा सकती है ना, समस्याएं एक राज्य होकर करके भी सुलझाई जा सकती है, उनको अलग अलग राज्य बनाने की क्या आवश्यकता है। और मैं ये बात आपको बड़े गर्व के साथ कहता हूं, जितने भी लोग चाहे भारत की राजनीति पर सवाल उठाते हो, चाहे भारत के नेताओं पर सवाल उठाते हो, परंतु मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, पहला तो मेरा जो सलाम है वो भारत के संविधान निर्माताओं का, उन्होंने गजब का विजन लेकर के संविधान बनाया। और दूसरा, उस संविधान को चलाने वाले जो आज तक हमारे नेता है ना, सच में सारे ही ब्रिलियंट है, सब गजब के। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जितनी ये स्वायत्तता की मांगे भारत में उठी है ना, अगर किसी दूसरे देशों में उठ जाती ना तो वहां भयंकर तो हिंसा होती, भयंकर दंगे होते और वो अलग होकर के अलग राष्ट्र बना लिए होते। परंतु भारत की सरकार ने, भारत के नेताओं ने सबको खुश भी रखा है और एकता में भी रखा है, एकता के सूत्र में बांध करके सबको खुश रखा है कि नहीं भैया जाना कहीं नहीं, अपन मिल बैठ के बात कर लेते। तो भारत के नेताओं की भी तारीफ करनी पड़ेगी। तो अलग अलग राज्य बनाना ये कहीं ना कहीं बिल्कुल भी ठीक नहीं है। परंतु आप मुझे बताइएगा टाइम जोन जो है वो अलग होना चाहिए पूर्वोत्तर के लिए या नहीं होना चाहिए? ठीक है, और अगर आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पता है तो आप लिख दीजिएगा सर मुझे इसका भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए वैसे हमारे चाहे पॉलिटिकल साइंस में भी ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जिन पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर के पढ़ सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में वीडियो बना सकते हैं। बाकी वैसे जो टाइम जोन वाला मुद्दा है वो आपका ज्योग्राफी का है, विशेष करके ज्योग्राफी का है। इस वजह से संघीय राज्य व्यवस्था के कुछ और प्रावधानों का उपयोग करके स्वायत्तता की मांग को संतुष्ट करने की कोशिश की गई और इन समुदायों को असम में ही रखा गया। अब संघीय जो राज्य व्यवस्था है उसके कुछ प्रावधानों का और प्रयोग करा गया और इन जो स्वायत्तता की मांग है उनको संतुष्ट करने की कोशिश करी गई और असम में ही रखा गया। बोडो या ये जितने भी है उनको असम में ही रखा गया, अलग नहीं बनाया गया। करबी और दिमसा समुदाय को जिला परिषद के अंतर्गत स्वायत्तता दी गई। ठीक है, तो करबी और दिमसा, ठीक है, ये करबी दिमसा समुदाय के लोग हैं। करबी और दिमसा समुदाय के जो लोग हैं उनको जिला परिषद के अंतर्गत स्वायत्तता दे दी गई, मतलब जिला के स्तर पर। बोले अच्छा ये आपका ये विशेष करके ये इस जिले में ही आपके समुदाय के लोग हैं तो इस वाले में आपको स्वायत्तता है, यहाँ पे जो शासन होगा जो होगा वो काफी आपके हद तक आपके अनुसार चलेगा। तो वो भी खुश हो गए, बोले ठीक है भाई, बोले बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा बोडो जनजाति को हाल ही में स्वायत्त परिषद का दर्जा दिया गया है। तो बोडो जनजाति को स्वायत्त परिषद मतलब एक तरीके से एक ऑटोनोमस काउंसिल बना दिए, वो काफी जो फैसले हैं वो लेंगे, ठीक है, और उन फैसलों को सरकार के साथ विचार विमर्श करके सरकार उनको लागू करे। ये तो अभी बोडो जनजाति वाला जो स्वायत्त परिषद का है ये तो शायद अभी कुछ सालों में ही हुआ है, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही हुआ है और शायद ये सेकेंड टर्म में जब आए हैं 2019 के बाद, मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं आ रहा, पर जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, वो और बोडो जनजाति के बीच में समझौता हुआ है, तो 19-20 के लगभग की बात है। तो इस प्रकार से भारत की सरकार ने पूर्वोत्तर में जो स्वायत्तता की मांग है उसको भी थोड़ा सा
ठंडा कर दिया और फिर मिलजुल करके बैठ करके बात कर ली। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बात करने से बात बनती है, बात करोगे तो ही बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। और वही बात यहाँ पर है कि भारत सरकार ने हर जगह बात कर करके, हर जगह प्यार प्रेम से, हर जगह अच्छे से भारत सरकार ने सबको मिला करके एक साथ लेकर के चल रही है। तो चलिए आज हमारा इतना ही, और जो अलगाव के आंदोलन है और भारी लोगों के खिलाफ आंदोलन है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इस चैनल को उन सब तक पहुंचाते रहिए जिनको हिंदी मीडियम में आर्ट्स की पढ़ना है परंतु उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो बच्चों उन तक पहुंचाइए, आप भी अपना फर्ज, आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। कोई अपने आप को आर्ट्स लेकर के अलग ना समझे, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनमें अलगाव का भाव नहीं आना चाहिए, उन तक आर्ट्स का चैनल पहुंचना चाहिए। और पहुंचाते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।